हेलो दोस्तों, क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें एंड कमेंट कर देना कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पहला क्वेश्चन है फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इनका पूरा नाम है हेनरी फ्योल और इन्हें फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट भी कहते हैं। अगर कभी कोई पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कौन है, तो आप लिखेंगे वहाँ पे हेनरी फ्योल। ओके, एंड इन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं मैनेजमेंट के, जो उसमें आप वो बता रहे हैं कि मैनेजमेंट में अगर ये होते हैं तो इनसे आप मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट में होती क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और कैसे आप मैनेजमेंट को बेटर बना सकते हैं। ओके, पहला प्रिंसिपल इन्होंने जो बताया है वो बताया है डिवीजन ऑफ वर्क। आइए इसे रीड करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क रेफर्स टू डिवाइडिंग द वर्क इनटू कॉम्पैक्ट जॉब्स एंड एलोकेटिंग दीज कॉम्पैक्ट जॉब्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये होता है जो भी आपके वर्क है, जो भी काम है, ठीक है, मैनेजमेंट में जो भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम है, ठीक है, उसे डिफरेंट जॉब में पहली बात तो आपको डिवाइड करना है। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपकी जॉब्स है उन्हें डिफरेंट इंडिविजुअल में आपको उनको डिवाइड करना है। ठीक है, यानी डिफरेंट इंडिविजुअल को आपको एलोकेट करना है। ठीक है, तो ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क। इसे आप एक एग्जांपल की मदद से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बिग कंपनीज रहती हैं, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ये अलग अलग इनका जो काम भी होता है वो भी अलग अलग रहता है। ठीक है, इनके हिसाब से उनको जो भी काम रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, इनके हिसाब से एलोकेट किया जाता है डिपार्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो यही होता है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी किस डिपार्टमेंट को कौन सा वर्क मिल रहा है मैनेजमेंट में। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा वर्क मिल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, मैनेजमेंट को सही से चलाने के लिए। ओके, एंड इसमें आप बैंक का भी एग्जांपल ले सकते हैं। बैंक्स में आपने देखा होगा कि कैश कैश कलेक्शन का अलग डिपार्टमेंट होता है, पेमेंट्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, इशू ऑफ चेक बुक्स का अलग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, और ये डिफरेंट पर्सन द्वारा आपका ये जो भी होता है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जिससे कि होता है क्या है कि जो रिस्पेक्टिव फील्ड में उस पर्सन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है और वो स्पेशलाइज्ड भी होता है, ठीक है, उस चीज़ से। सो ये इसका एग्जांपल है, बैंक आप नोट कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सिंपल मतलब है कि जितनी आपके पास अगर अथॉरिटी है उतनी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, कोई भी काम के लिए अगर आपके पास अथॉरिटी दी गई है तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स टू सबॉर्डिनेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी। अगर हमारे पास अथॉरिटी है कि हम सबॉर्डिनेट को मतलब ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, तो हमें काम भी करवाना पड़ेगा, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि हमें उनसे काम भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, विच एज सबॉर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वही बात हो रही है कि सबॉर्डिनेट को हमें ये देखना पड़ेगा कि वो भी जो परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, जो भी परफॉर्मेंस है मतलब उसके हिसाब से जो भी पोजीशन पे है वो, उसके हिसाब से जो भी वो परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, वो बेहतर तरीके से दे पाए। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम इक्वल रहती है, यानी अगर आपको अथॉरिटी मिली है तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है, यानी पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है, आपको उतनी अगर अथॉरिटी दे रखी है तो आपके पास उतना डिसीजन मतलब पावर है, उतनी डिसीजन पावर है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ओके, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। Disciplines refers to obedience to rules and regulations of the organization which is necessary for systematic working of the organization। देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी आपका सिस्टमैटिक वर्क है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल हो, रेगुलेशन उसे फॉलो किया जाए। ठीक है, और जो भी उसका ऑबिडेंस है यानी आज्ञा पालन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपको ऑर्डर मिल रहे हैं वो सिस्टमैटिकली आप रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आप फॉलो करें। ठीक है, एंड सिस्टमैटिक वर्क आप करें। ठीक है, जिससे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो पाए जल्दी। ओके, सो डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। आइए इसे रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी सबॉर्डिनेट है तो वो सिर्फ एक ही सुपीरियर का अपना ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है, जो भी उसे कमांड मिलेगी वो एक ही सुपीरियर से मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर दो सुपीरियर से अगर वो कमांड लेता है, ठीक है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड होगा वहाँ पे। ठीक है, अगर एक सुपीरियर मान लीजिए, जैसे एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, और वो कहता है कि 10% का डिस्काउंट ग्रांट करना है हमें, ठीक है, अपने जो भी कंज्यूमर कस्टमर्स हैं उनको। ठीक है,
और अगर दूसरा जो सुपीरियर है फाइनेंस मैनेजर मान लीजिए, ठीक है, वो कहता है कि 5% का हमें ग्रांट करना है डिस्काउंट, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे कि मार्केटिंग मैनेजर की बात माने या फाइनेंस मैनेजर की बात माने, ठीक है। तो यहाँ पे लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड होगा, ठीक है। इसलिए जो भी आपको ऑर्डर मिलता है वो एक ही सुपीरियर के साथ मिलना चाहिए, एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए, ठीक है, ओनली वन। ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट का कि यूनिटी ऑफ कमांड फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। ओके। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आइए इसे रीड करते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर कोई भी एक भी आपका जो भी ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप जहाँ पे आपकी मनी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, परफॉर्म हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए जो भी आपका हेड रहेगा वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। और उनके लिए जो प्लान रहना चाहिए वो भी एक ही होना चाहिए, ठीक है। पर उनका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसे आप एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोटरसाइकिल एंड कार्स वगैरह वो मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। एंड उसके दो सेपरेट डिवीज़न भी होंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, कि इसके दो सेपरेट डिवीज़न भी होंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के। तो यहाँ पे जो भी इंचार्ज होगा, जो भी प्लान्स होंगे, जो भी रिसोर्सेज होंगे, वो जो भी होंगे वो एकदम अलग होंगे, ठीक है। उनके जो खुद इंचार्ज वो खुद ही होंगे, अलग अलग डिवीज़न के अलग अलग इंचार्ज होंगे, अलग अलग प्लान्स होंगे, अलग अलग रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। पर जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल रहेगा वो सेम रहेगा, कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उन्हें इतना अचीव करना है, इतने टारगेट्स अचीव करने हैं, इतनी सेल्स करनी है, वो सेम रहेगा। ओके। सो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यही बता रहा है कि मेन मोटिव जो रहेगा ओवरऑल वो देखा जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। यानी डायरेक्शन सबके लिए अलग है, पर जो उनके प्लान्स हैं, हेड वगैरह है, वो सब डिफरेंट रह सकते हैं। ओके। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इससे क्या होता है, ये क्या होता है, अब रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉयज। मेन चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी, जनरल इंटरेस्ट की बात की जाएगी। अगर कोई इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हुए, ठीक है, तो वो अपने बारे में सिर्फ नहीं सोच सकता है, ठीक है, उसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इंटरेस्ट है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा उसे, ठीक है। और यहाँ पे उसे अपना जो भी ओन इंटरेस्ट है, यानी इंडिविजुअल का जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट है, उसे सेक्रीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो भी उसका मेन फोकस है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो पाए, इसके बारे में उसको सोचना पड़ेगा। यानी वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच सकता है, उसे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल यानी जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आपको काफ़ी आसानी रहेगी, जो आप समझ पाएंगे आसानी से। जैसे कोई मान लीजिए कोई मैनेजर है, ठीक है, किसी कंपनी में कोई मैनेजर है, ठीक है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी अर्न करनी है, ठीक है, कंपनी से, ठीक है। पर इन सिचुएशन में अगर कंपनी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाती है और फिर वो चाहता है कि मुझे ज़्यादा मतलब सैलरी अर्न करनी है तब भी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, कंपनी का जो एक्सपेंस ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर उसे सैलरी देगी तो उसका एक्सपेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड मैनेजर तब अपना ऑब्जेक्टिव तभी वो अचीव कर पाएगा जब फाइनेंशियल क्राइसिस से ऑर्गेनाइजेशन रिकवर होगी, ठीक है। बाद में फिर वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच सकता है। जब तक के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस है वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच के नहीं चलेगा सिर्फ। ओके। सो आई होप आपको एग्जांपल की मदद से काफ़ी अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल गई होगी। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इसका सिंपल मीनिंग है गिविंग बेस्ट सैलरी टू एम्प्लॉयज। अगर कोई भी एम्प्लॉय आपका वर्क कर रहा है, ठीक है, जिस हिसाब से वो वर्क कर रहा है उस हिसाब से उसको फेयर वेजेस मिलनी चाहिए, ठीक है, और वो भी टाइम पे मिलनी चाहिए, ठीक है। और जो भी उसको मतलब ऐसा नहीं है कि हम आज सैलरी दे रहे हैं पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखा है, उसके हिसाब से हम सैलरी नहीं दे रहे हैं। जो करंट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सबका, ठीक है, आज की डेट में चल रहा है, उस हिसाब से हमें उसे सैलरी देनी चाहिए, सेटिस्फाई रहे, ठीक है। यानी उसे फेयर मतलब जिस हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय, उस हिसाब से उसको फेयर फेयर मतलब उसे पेमेंट करनी चाहिए, मतलब फेयर उसे सैलरी मिले, कंपनसेशन वगैरह उसे फेयर मिले, ठीक है, ओवरऑल। एंड इसे आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। अगर कोई कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, तो उसको जो भी अपना प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए एज़ अ बोनस। सो एम्प्लॉय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब सेटिस्फाई रहेगा कि उसने ज़्यादा वर्क किया है तो उसकी वजह से उसे बोनस मिला है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट टाइम से काफ़ी अच्छा वर्क और परफॉर्म करेगा और नेक्स्ट टाइम से भी कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ओके। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर।
तो नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये क्या होता है रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन काम क्या रहता है, डिसीजन मेकिंग करना, ठीक है, डिसीजन वगैरह बनाना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड वेयर डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। और डिसेंट्रलाइजेशन का काम क्या रहता है कि जो भी आपकी पावर्स होती हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बता देता हूँ, ठीक है, ये होता क्या है, जिससे आप क्लियरिटी में आपको मिल पाएगी। देखिए, अगर कोई अथॉरिटी जो भी उनका डिसीजन होता है, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट का, कि ये हमें फोकस करना है कि हमें इतनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, सेल्स उनका मेन उनका क्या काम है, उन्होंने डिसीजन बनाया है कि हमें ये सेल्स इंक्रीज़ करनी है, तो ये किसका काम रहेगा, टॉप मैनेजमेंट का, ठीक है। अथॉरिटी उन पे उनके पास है डिसीजन बनाने की, ठीक है, तो कैसा भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। पर ये कैसे मतलब अचीव करना है, ठीक है, हम कितना अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितनी सेल्स कर सकते हैं, ये जो काम रहेगा, ठीक है, अचीव करवाने का, ये रहेगा ऑपरेशनल अथॉरिटी के पास, जो कि मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर को ये अथॉरिटी देंगे, ठीक है, कि आपको कैसे करवाना है, कैसे प्रोडक्शन वगैरह, कैसे सेल्स वगैरह करवानी है। तो पहली बात तो यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो टॉप टॉप लेवल के पास है, ठीक है। पर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास आ गया ऑपरेशनल अथॉरिटी के पास, और इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, यानी अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर पाए। सो आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस एग्जाम्पल की मदद से। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्केलर चेन। आइए इसे रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपको जो भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन वगैरह रहता है, जो भी अथॉरिटी वगैरह रहती है, वो टॉप टू बॉटम आपके मतलब ड्राइव होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच से मतलब मिडिल लेवल फिर बॉटम, या फिर बॉटम से डायरेक्टली आपका टॉप, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो अथॉरिटी स्टार्ट होती है टॉप टू बॉटम होती है, टॉप से मिडल, मिडल से फिर आपकी बताना चाहूँगा बॉटम पे आती है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली नहीं होगा, ठीक है। लोअर लेवल का एम्प्लॉई है वो डायरेक्टली टॉप लेवल के एम्प्लॉय से बात कर रहा हो, ठीक है। टॉप लेवल का डायरेक्टली लोअर लेवल के एम्प्लॉय से बात कर रहा हो, ठीक है। टॉप लेवल का डायरेक्टली लोअर लेवल से, लोअर लेवल का डायरेक्टली टॉप लेवल से बात कर रहा हो, ठीक है। एक प्रॉपर स्केलर चेन होती है, ठीक है, एक प्रॉपर चेन होती है जिससे आपकी जो भी अथॉरिटी कम्युनिकेशन वगैरह होता है वो ड्राइव होता है, ठीक है। एंड ये मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही परफॉर्म कर रहा है, कि सिर्फ टॉप लेवल का ही है तो वही परफॉर्म कर रहा है, नीचे वाला कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा, नीचे लेवल का कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये दोनों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन इसी के द्वारा ड्राइव होता है, ठीक है। एंड इसी में एक इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, गैंग प्लांक, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ जाता है, ठीक है। एंड काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, पर इसी में बताया गया हमें कि क्या होता है गैंग प्लांक। तो आइए इसे रीड करते हैं। इन केस ऑफ अर्जेंसी फ्यूल परमिटेड अ शॉर्टकट इन द चेन नोन एज गैंग प्लांक, ठीक है। अगर कोई अर्जेंसी आ जाती है, ठीक है, तो जो फ्योल का जो प्रिंसिपल्स है उसमें हमें बताया गया कि गैंग प्लांक एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्केलर चेन में, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं गैंग प्लांक होती क्या है। गैंग प्लांक अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेम लेवल विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। इसमें ये बताया कि कोई भी अर्जेंसी आ जाती है, ठीक है, कोई भी अर्जेंसी आ जाती है, उस समय ये नहीं कि आपको पूरी स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्टली कम्युनिकेशन करना चाहता है कोई भी दो एम्प्लॉय, ठीक है, सेम लेवल की, तो वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, अर्जेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्केलर चेन फॉलो करना ही है, ठीक है। मतलब गैंग प्लांक यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कोई भी अर्जेंसी के टाइम पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, अर्जेंसी के टाइम पे। तो यही होता है गैंग प्लांक। ओके, सो आई होप आपको क्लियर होगा गैंग प्लैंक एंड स्केलर चेन। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर। सो जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास वो है ऑर्डर, ठीक है। अब ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। यानी इसमें ये क्या बताया गया मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी आपका एक ऑर्डर में चीज़ फॉलो होती है, ठीक है, वो सबके लिए ईजी रहती है, ठीक है, हर चीज़ के लिए। अगर आपकी ये सिस्टमैटिकली चीज़ रहेगी, ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा एफिशिएंसी भी निकल के आएगी, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी निकल के आएगी, ठीक। तो ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो उसमें बताया क्या, मैं बता देता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू फ्योल
people and materials must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency। यानी अगर पीपल, अगर जो भी लोग हैं, जो भी मटेरियल है, अगर सही जगह पे होगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइम पे होगा, ठीक है, तो ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आएगी, ठीक है, वो अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है, और अपने टारगेट्स जो भी है, ठीक है, जो भी उनका वर्क है उसे अच्छी तरीके से डन कर पाएंगे, ठीक है। तो यही बताया गया कि एक प्रॉपर ऑर्डर में हर चीज़ फॉलो होनी चाहिए, ऑर्डर लाइन मेंटेन होनी चाहिए। ऑर्डर लाइन्स जो भी होती हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती हैं बिजनेस में मेंटेन करना। इससे मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बता देता हूँ। कोई वर्कशॉप है किसी, ठीक है, पर्सन की, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई फॉरमैन जाता है, ठीक है, और अगर सब कुछ सिस्टमैटिकली वहाँ पे उसका सामान अरेंज हो रखा होगा, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह उसके सब सिस्टमैटिकली अरेंज हो रखे होंगे, तो उसे काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है, वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकता है, ठीक है, डायरेक्टली अपना वर्क स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि ऑर्डर लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, सही तरीके से काम को कंप्लीट करने के लिए। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी। अब ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, बिलीफ और नेशनलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? कोई भी अगर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, और किसी भी बेसिस पर, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे बिलीफ हो, चाहे किसी भी बेस पे आपका, बताना चाहूँगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए दो पर्सन सेम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, सेम पोजीशन पे है, ठीक है, और एक अगर गोरा है, ठीक है, या फिर एक आपका अलग रिलीजन का है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा आप सैलरी दे रहे हैं, और दूसरा सेम पोजीशन पे है, ठीक है, पर वो गोरा नहीं है, ठीक है, तो उसे कम सैलरी मिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्विटी यानी इक्वल लेवल पे हमें जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उन्हें ट्रीट करना है, ठीक है। इससे बीच में उनके उनके मतलब मन में ऐसा नहीं होगा कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है उन्हें, ठीक है। उनके मन में ऐसा नहीं होगा कि वो उन्हें डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं वो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वर्क करने के टाइम पे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं एग्जांपल की मदद से कि सेम जॉब के लिए अगर डिफरेंट वेजेस सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। सो मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर एफर्ट्स टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि एम्प्लॉयज़ को रोकना है, ठीक है। सिंपल मतलब यही है कि एम्प्लॉयज़ को रोकना है। देखो, अगर कोई एम्प्लॉय हायर होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी में, ठीक है, सिलेक्ट होता है, अपॉइंट होता है, तो वो बहुत एक रिगरस प्रोसीजर से मतलब सिलेक्ट होता है, ठीक है, कि उसकी पहली बात तो हायर होगा, इंटरव्यू होगा उसका, ठीक है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ट्रेनिंग होने के बाद उसको फिर वर्क में उसे सेट मतलब उसे पहुंचाया जाएगा, ठीक है, वो वर्क करेगा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी प्रोसेस आती है, ठीक है। अगर वो एक बार सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस पोजीशन के लिए उसे कुछ टाइम देना चाहिए, ठीक है, रीजनेबल टाइम उसे देना चाहिए, जिससे कि वो जो भी अपने परफॉर्मेंस से वो अपना रिजल्ट शो कर पाए, ठीक है, इतना टाइम देना चाहिए उसे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी मेंटेन करना है किसी भी एम्प्लॉय की, ठीक है, कोई भी कर्मचारी की, कोई भी आपका जो भी है उसे टाइम पीरियड प्रॉपर देना, ठीक है, ताकि वो अपना जो रिजल्ट है वो शो कर पाए, ठीक है, जो भी रिजल्ट्स वो शो कर पाए, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई न्यू एम्प्लॉय अगर अपॉइंट होता है, ठीक है, तो उसे इतना टाइम, इतना सेटल होने का टाइम देना चाहिए, ठीक है, ताकि न्यू इन्वायरमेंट को, ठीक है, या फिर वर्किंग कंडीशन को अडेप्ट कर पाए, जिससे कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसका पता चल पाए कि वो कितना अच्छा रिजल्ट शो कर पा रहा है कंपनी को। सो आई होप आप इससे समझ पाए होंगे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में, ठीक है, लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास इनिशिएटिव। ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर्स शुड बी encouraged एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। सिंपल मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी एम्प्लॉय है जो वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उसे हमें इनकरेज करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी अपॉर्चुनिटी मतलब उसे एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ताकि वो भी जो भी डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, या फिर प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके लिए वो अपना जो भी सजेशन है वो दे सके, ठीक है, जो भी उसके पास आइडियाज़ हैं वो सजेस्ट कर पाए, ठीक है। एंड अगर उसके सजेशन अच्छे होते हैं, ठीक है, जो कंपनी को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, तो उसकी बदले उन सजेशन की बदले उसे रिवॉर्ड्स भी मिलने चाहिए। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहाँ पे अगर एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होगा, ठीक है, और अगर एम्प्लॉय के जो सजेशंस है वो यूज़फुल रहते हैं, ठीक है, तो उसकी बदले उसको रिवॉर्ड मिलने चाहिए, ठीक है। सिंपल मीनिंग यही है। इनिशिएटिव का मतलब क्या है?
हमें इनकरेज करना है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी देनी है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपना जो भी आइडियाज़ है, ठीक है, जो भी उनके पास जो भी प्लान्स हैं, मतलब जो कंपनी को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ग्रोथ करवा सकते हैं, उसके लिए वो इनकरेज हों, ठीक है, ताकि वो उसके लिए भी पार्ट ले सकें हमारी कंपनी में, ठीक है। सो मूव ऑन करते हैं लास्ट प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एस्पिरेट डी कॉप्स। इसका मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड टेक रीजनेबल स्टेप्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज। सिंपल मतलब है कि जो भी एम्प्लॉयज है, ठीक है, उनके बीच में हमें ऐसा करना है कि एक टीम में सभी काम कर पाए, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, ठीक है। सिंपल मीनिंग इसमें यही बताया जा रहा है, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। उन्हें एक टीम में वर्क करवाना है, ठीक है, ऐसा हमें डेवलप करना है, ठीक है, इन्वायरमेंट जिससे सभी एक साथ काम कर पाएँ। क्योंकि अगर एक टीम का अगर हम देखा जाए तो टीम का मतलब ही यही होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, राइट। अगर सभी साथ में काम करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा अचीव कर पाएंगे, ठीक है, उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट भी मिल पाएगा। अगर सारे मेंबर आपस में कॉपरेशन कॉपरेशन करके चलेंगे, ठीक है, तो उनका जो वर्क है, ठीक है, वो जल्दी कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी उनके वर्क से भी, राइट। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल अचीव करने में। जो भी टारगेट वगैरह रहेगा वो भी अचीव होगा एंड कंपनी को भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, राइट। सो ये 14 प्रिंसिपल थे हमारे पास, ठीक है, जो हेनरी फ्योल द्वारा बताए गए थे मैनेजमेंट में कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बार आ चुके हैं एग्जाम्स में, ठीक है, एंड ये 14 प्रिंसिपल से आई होप मैंने आपको काफ़ी क्लियरिटी के साथ समझाए होंगे, ठीक है।